हाय नमस्कार, मैं नेहा सैनी आप सबका मेरी क्लास में स्वागत करती हूँ। आज हम सब लोग हमारी 10वीं कक्षा की विज्ञान का जीव प्रक्रम का एक टॉपिक करने वाले हैं। ये जो आज मैं आपको टॉपिक कराने वाली हूँ ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जैसा कि आप सब लोग जानते हैं जो 10th क्लास है हमारी, वो हमारी बोर्ड क्लास है। बोर्ड क्लास में ये सबसे ज्यादा बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो मैं कोशिश करूंगी कि बहुत अच्छे से आपको ये क्वेश्चन समझाऊं, बहुत अच्छे से एक एक चीजों को एक्सप्लेन करूं, बता पाऊं, ताकि अगर कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जो आपका कंसेप्चुअल बेस हो, जो टॉपिक के अंदर से आया हुआ होगा, आप उस क्वेश्चन का आंसर भी बहुत आराम से कर पाएंगे। तो जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप सबको ये बताया था कि हमारा जो पोषण होता है वो दो तरह का होता है, हमारा समपोषी पोषण, फिर उसके बाद जो हमने किया था वो था हमारा विषमपोषी। हम उन दोनों में अंतर पहले से ही पढ़ चुके हैं। कल मैंने आपको ये बताया था कि जो हमारा स्वपोषी पोषण होता है वो किन में होता है, वो हमारा पेड़ पौधों में होता है और किस प्रकार से होता है, उसमें प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार से होता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है, ये सब हम कल कर चुके हैं। आज जो मैं आपको कराने वाली हूँ वो मैं विषमपोषी का आगे का पार्ट कराने वाली हूँ। विषमपोषी क्या होते हैं, वो किस प्रकार से अपना भोजन बनाते हैं, किस प्रकार से एक जीव अपना भोजन प्राप्त करता है, कहाँ से प्राप्त करता है, किस प्रकार से उसका ग्रहण करता है और किस प्रकार से शरीर उसकी जो पदार्थ ऐसा है जो अपघटित हो चुका है, जो अब अपशिष्ट पदार्थ होगा वो शरीर से बाहर कैसे आ सकता है, वो सब कुछ आज हम हमारी वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो आई होप मैं बहुत अच्छे से इसको करवा पाऊं और कोशिश करिएगा कि आप भी इसको बहुत अच्छे से समझ पाए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। पॉइंट्स में जो सबसे पहले है वो है आपका विषमपोषी पोषण। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, विषमपोषी पोषण वो पोषण होता है जिसमें कोई भी जीव या जंतु अपने खुद के द्वारा स्वयं कोई भोजन नहीं बनाता है, वो भोजन के लिए किसी और पर निर्भर करता है। तो वो जीव या जंतु जो भोजन के लिए किसी और पर निर्भर करता है विषमपोषी कहलाता है। फिर उसके बाद हमारा जो आगे का भाग है वो है जीव अपना पोषण कैसे प्राप्त करते हैं। देखिए, जो जीव है, जीवों में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, बहुत सारे, जैसे कि जीव, जंतु, कीट, अदर जो हमारे पक्षी वगैरह हैं, या मैं कहूँ जो हमारे जानवर हैं, वो किस प्रकार से भोजन लेते हैं, किस प्रकार से पोषण लेते हैं, आज हमें उसके बारे में जानना है। देखिए, उसको करने से पहले आप लोग ये बात समझने की कोशिश कीजिए कि हमारे जो जीव और जंतु हैं उन सबके शरीर की आकृति, बनावट और जिस प्रकार से वो ग्रहण करते हैं वो सभी भाग अलग हैं। जैसे जैसे कोई जीव बड़ा होता चला जाता है, जैसे कि मैं बात करूं एक किसी भी कीटाणु की और एक जानवर की, जैसे हिरण की, दोनों की बनावट अलग अलग है। शायद आप किसी कीटाणु को देख भी ना पाए, लेकिन आप हिरण को देख सकते हैं। अब जो हमारा कीटाणु है उसकी संरचना, उसके शरीर की संरचना अलग है, हिरण की संरचना अलग है। हिरण खाना अलग तरीके से खाता है, जबकि कीटाणु एक अलग तरीके से अपना खाना खाता है और अपना खाना प्राप्त करता है। कहने का सामान्य अर्थ ये है कि जो कोई भी जीव होता है उसकी संरचना, या मैं कहूँ वो परिस्थिति के अनुसार अपना खाना खाने की, प्राप्त करने की प्रवृत्ति को बनाता है। कई जीव ऐसे हैं जो किसी जीव को मारकर अपना खाना प्राप्त करते हैं, जैसे कि शेर और चीता, ये किसी भी अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं और उनको मारकर अपना खाना जो है, अपना भोजन जो है वो प्राप्त करते हैं। ऐसे ही अगर मैं बात करूं हिरण की, हिरण जो होता है वो चल सकता है, तो वो क्या करता है, वो पेड़ों को जाके खाता है और अपना भोजन प्राप्त करता है। इसी प्रकार अलग अलग जीव अपनी बनावट के अनुसार अपने खाने को खाते हैं। अगर मैं बात करूं कुछ ऐसे जीवों की जो बिना किसी अन्य जीवों को मारे ही अपना भोजन जो है वो प्राप्त कर लेते हैं, जैसे जुएं, आपकी अमरबेल और भी ऐसे बहुत से फंगी हैं जो खाना खाने के लिए, खाना प्राप्त करने के लिए, भोजन लेने के लिए किसी भी अन्य जीव को मारते नहीं हैं। जैसे सर में जुएं हो जाती हैं, जुएं हमारे सर से, हमारे सिर की सतह से खून चूसने का काम करती हैं और भोजन ग्रहण करती हैं।
वो हमारे शरीर को हानि नहीं पहुंचाती, हमें मारती नहीं है। इसी प्रकार अगर कोई भी अमरबेल, अगर आपने अमरबेल के बारे में नहीं सुना है तो मैं थोड़ा सा उसके बारे में बता देती हूँ। अमरबेल एक ऐसी बेल होती है कि अगर वो किसी भी पेड़ के ऊपर चढ़ जाए, किसी पेड़, अगर आप उसको किसी पेड़ के पास लगा दे तो वो पेड़ के ऊपर उसके चारों तरफ से घूम जाती है और उस जो पेड़ है वो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनाता है, लेकिन अमरबेल खुद भोजन ना बनाते हुए उसी पौधे से सारा खाना चूस लेती है, ले लेती है। उससे वो पौधा तो सूख के खराब हो जाता है और अमरबेल ऊपर चढ़ती जाती है। यानी कि कई ऐसी चीजें हैं जो मार के खाना बनाती हैं और कई ऐसी हैं जो बिना मारे ही बना लेती हैं। ऐसे बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। तो हमें इससे क्या पता लगा कि जितनी भी जीव जंतु होते हैं उनका शारीरिक संरचना सबकी अलग अलग होती है, खाने लेने की प्रवृत्ति भी अलग अलग होती है। वो उनकी अनुकूलता पे डिपेंड करता है कि उनको किस प्रकार से खाना लेना है, उनकी संरचना किस प्रकार से है। आइए चलिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मनुष्यों में पोषण। चलिए अब बात आ गई है मनुष्यों की, यानी कि हमारी इंसानों की। देखिए मनुष्य क्या करता है, मनुष्य अपना भोजन खुद स्वयं तो बना नहीं सकता, तो वो निर्भर किसके ऊपर करता है, किसी पेड़ पौधे पे या जीव जंतु पे, परंतु वो अपनी संरचना के अनुसार किस प्रकार भोजन ग्रहण करता है। देखिए बाहर से पौधा है, वहां से हम लोग सब्जियां लेके आए, फल फ्रूट लेके आए और वो ले तो आए हम, लेकिन उनको ग्रहण कहाँ से करेंगे, उनको लेंगे कहाँ से, उनको हम खाएंगे कैसे, उनको खाएंगे हम अपने शरीर की संरचना के अनुसार। जैसे मैंने सामने कहीं पे भी कोई फल रखा हुआ है, फ्रूट रखा हुआ है, उसको मैं अपने हाथ से उठाऊंगी, पहले मुंह से खाएंगे, मुंह से खाना हमारी ग्रास नली में जाएगा, ग्रास नली से होते हुए हमारे आमाशय में जाएगा और इस प्रकार से हमारी संरचना उस पूरे खाने की एक प्रोसेस बना देती है, एक साइकिल बना देती है। उसी खाने को हमारा शरीर अपनी संरचना के अनुसार पचाता है और शरीर से क्या लेता है, पोषण लेता है। क्योंकि मेन कार्य जो है हमारे भोजन का वो पोषण लेना है। पोषण किस लिए ले रहे हैं हम, ऊर्जा के लिए, ताकि हम कितना खाना खा रहे हैं, कितनी ऊर्जा हमें मिलेगी और कितना कार्य हम कर पाएंगे, वो सारा हमारा निर्भर करता है कि हम पोषण कितना ले रहे हैं। तो ये था कि हमारा जो मनुष्य है वो किस प्रकार से भोजन लेता है, किस प्रकार से लेगा, जिस प्रकार की उसकी क्या होगी, संरचना होगी। तो हमें इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि हमारी जो संरचना है उसके ऊपर निर्भर करता है कि हम कैसे अपना अंतर्ग्रहण खाने के लिए करेंगे। मैंने यहाँ पे आपके लिए बहुत अच्छे से हमारी आहार नाल की संरचना को लिखा हुआ है। जितनी भी हमारी संरचना में भाग है वो सारे भाग मैंने यहाँ लिख दिए हैं और बहुत अच्छे से एक एक भाग को यहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पे मैंने अपनी संरचना जो इंसानों के शरीर के अंदर पाई जाती है वो लिखी हुई है। देखिए मेरे जो डायग्राम है, मेरी जो ड्राइंग है वो इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी इसके जो पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बहुत अच्छे से समझा पाऊं, मैं पूरी कोशिश करूंगी। आइए चलिए अपने मानव शरीर की आहार नाल की संरचना के बारे में समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं आहार नाल होती क्या है। आहार का मतलब होता है भोजन, नाल का मतलब होता है नली, आहार नली यानी कि वो नली जहां से हमारा आहार, हमारा भोजन हमारे शरीर के अंदर जाएगा। हमें केवल इतना ही करना होता है कि अपने हाथ से भोजन लेके अपने मुंह तक लेके जाना होता है। बाकी का जितना भी कार्य होता है भोजन को हमारे पेट तक पहुंचाने का, भोजन को पचाने का, उससे ऊर्जा लेने का, पूरे शरीर में ऊर्जा पहुंचाने का, ये सारा कार्य हमारा शरीर अपने आप करता रहता है। तो आइए चलिए मानव की आहार नाल की संरचना के बारे में पढ़ते हैं। तो मानव की आहार नाल में निम्नलिखित भाग होते हैं। देखिए जैसे कि आपने देखा होगा हमारी जो कार होती है वो सिर्फ एक सिस्टम तो होती नहीं है, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। इंजन होता है, हमारी बैटरी होती है, हमारा ब्रेक होता है, हैंडल होता है, बहुत सी चीजें होती हैं। बहुत सारी चीजों को मिला के आपस में जोड़ा गया होगा तब जाके वो क्या बनी होगी, कार बनी होगी, जिसमें हम आराम से बैठ के इधर से उधर जा सकते हैं और हमें ऐसा लगता है कि कार हमें लेके जा रही है, लेकिन उसमें तो बहुत सारी चीजें हैं जो काम कर रही हैं। इसी प्रकार हम तो बस खाना खा लेते हैं और सोचते हैं बस खाना खा लिया ऊर्जा मिल जाएगी। जी नहीं, ऐसा नहीं है।
शरीर के अंदर बहुत सारे ऐसे भाग हैं जो हमें नहीं पता बट कार्य कर रहे हैं, जिनके काम करने की वजह से हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। तो हमारे आहार नाल में ये कुछ भाग हैं। ये भाग कुछ इस प्रकार से हैं: मुख गुहा, ग्रसिका, आमाशय, क्षुद्रांत, बृहदांत, गुदा, मल द्वार। तो हमारा अब ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो इम्पोर्टेंट है। देखिए, आपसे 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में अलग से भी इनकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है, परिभाषा पूछी जा सकती है। तो आप एक भी पॉइंट को स्किप ना करें, छोड़े ना, एक एक पॉइंट को करते हुए चलना है, आपको एक एक पॉइंट को देखते हुए चलना है। तो अब मैं आपको सभी एक एक पॉइंट के बारे में अच्छे से यहाँ समझा देती हूँ कि किस तरह से ये सारे पॉइंट शरीर के अंदर कार्य करते हैं। सबसे पहला जो हमारा है वो है मुख अथवा मुख गुहा, यानी कि हमारा मुख, यानी कि हमारा मुंह। मुख एक छिद्र होता है। जैसे कि अगर हम अपना मुंह खोले तो वो सिर्फ एक छिद्र की तरह ही तो है, एक छेद की तरह ही तो है। तो मुख एक छिद्र होता है जो दोनों ओर होठों से घिरा होता है। आपने देखा, हमारा जो मुंह होता है वो दोनों तरफ से किससे घिरा हुआ है, हमारे लिप्स से, होठों से। यह भोजन को ग्रहण करने के लिए होता है। हमारा भोजन कहाँ से ग्रहण करते हैं हम? हमारा भोजन हम मुख से ग्रहण करते हैं। तो मुख क्या होता है? ये एक छिद्र जैसा होता है, दोनों तरफ होठों से घिरा हुआ होता है और क्या कार्य करता है? मुंह से हम खाने को ग्रहण करते हैं। मुंह में लार ग्रंथि लार स्रावित करती है। देखिए, हमारा जो मुंह है, आपने देखा होगा कई बार जब हमारे सामने बहुत सारी डिशेस रखी हुई रहती हैं, खाना रखा रहता है, तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है। वो जो पानी है वो हमारी लार है, वो हमारी लार ग्रंथि से निकलती है। वो जो लार है हमारी, वो जब हम खाना खाते हैं, वो लार हमारे खाने के साथ मिल जाती है और उसको गीला करती है, ताकि हम उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। जैसे कि आप कोई भी चीज को जब मिक्सी में पीसते हैं तो उसमें पानी मिला देते हैं ताकि वो चीज अच्छे से मिल जाए, अच्छे से पिस जाए। तो हम क्या करते हैं, उसको अच्छे से चबाने के लिए उसके अंदर क्या आ जाती है, लार मिक्स हो जाती है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये पॉइंट्स आपको अभी याद होते हैं, इसलिए बार बार रिपीट भी करने की कोशिश कर रही हूँ। दोबारा बताती हूँ, मुख व मुख गुहा। तो मुख क्या होता है? ये एक छेद जैसा होता है, दोनों तरफ से होठों से घिरा हुआ रहता है और ये कार्य क्या करता है? खाने को ग्रहण करने का कार्य करता है। और इसमें लार ग्रंथि होती है जो लार को क्या करती है? स्रावित करती है। ये लार भोजन के साथ मिलकर भोजन को नरम बनाती है और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने की कोशिश करती है। तो ये हो गया हमारा मुख अथवा मुख गुहा। आई होप आपके ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मैं बात करूं हमारे डायग्राम की, हमारे चित्र की, तो हमारे चित्र में हम जब खाना रखते हैं तो कहाँ रखते हैं? अपनी जीभ पे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ जीभ दिखाई हुई है, जीवा, जिसको जीभ बोलते हैं। फिर आप कहाँ से डालते हैं जीभ में खाना? मुख या मुख गुहा में। मुख अथवा हमारा माउथ से हम खाना लेते हैं। डायग्राम में आप एक एक चीज को अच्छे से देखते रहिए, ये आपको एग्जाम में बना के आना है, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा ग्रसिका। ग्रसिका यह लंबी पतली पेशीय नलिका होती है जो मुख गुहा को आमाशय से जोड़ती है। ये एक पेशीय क्या होती है? नलिका। देखिए, हमने खाना खाया और खाना हमारे यहाँ ग्रसिका से होते हुए सीधा कहाँ जाता है? हमारे पेट में जाता है, हमारे आमाशय में जाता है। तो ग्रसिका क्या होती है? ये एक लंबी नली होती है जो खाने को मुख गुहा से होते हुए कहाँ लेके जाती है? हमारे आमाशय तक लेके जाती है। तो आप याद रखिएगा, ग्रसिका क्या होती है? ग्रसिका एक लंबी नली होती है जो मुख गुहा से कहाँ तक जाती है? हमारे पेट तक जाती है। चलिए हमारे अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला भाग है वो है हमारा आमाशय। आमाशय क्या होता है? यह बड़ा पेशीय जे आकृति की थैली जैसी संरचना है। यानी कि हमारा जो पेट है, हमारा जो आमाशय है, वो हमारी एक थैली जैसी संरचना है जो किस आकृति की है? एक जे आकृति की है। जैसे हम कोई भी थैली लेते हैं और थैली में सामान डालते हैं, उसी प्रकार हम जो खाना ग्रहण करते हैं वो खाना जाके कहाँ चला जाता है? हमारे आमाशय में। और ये किस प्रकार की आकृति होती है? जे प्रकार की। अगर आप डायग्राम में देखेंगे तो कुछ जे प्रकार की आकृति आपको इस डायग्राम में, चित्र में दिखाई देगी।
तो हमारा जो अमाशय होता है वो हमारे ग्रसिका से अगला भाग होता है। ग्रसिका से होते हुए खाना कहाँ जाता है? हमारे अमाशय में, जो डायाफ्राम के नीचे स्थित है। देखिए जो अमाशय होता है, हमारा जो पेट होता है वो डायाफ्राम के नीचे होता है। अगर आप हमारे यहाँ पे देखेंगे तो हमारे यहाँ पे एक हड्डी होती है जो कुछ इस प्रकार की होती है, उसका नाम होता है डायाफ्राम। तो जो डायाफ्राम होता है उसके नीचे आपका क्या पाया जाता है? अमाशय पाया जाता है। और अमाशय किस आकृति का होता है? जे आकृति का होता है। और किस प्रकार की थैली होती है? ये एक थैली जे आकृति की संरचना होती है, जो किसके नीचे होती है? जो हमारी डायाफ्राम के नीचे होती है। तो ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है। पहले खाना मुख से गया, मुख से होते हुए ग्रसिका, ग्रसिका से होते हुए वो कहाँ जाता है? हमारे अमाशय में। जो हमारी अगला पॉइंट है वो है हमारा क्षुद्रांत। क्षुद्रांत क्या होता है? यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। सबसे लंबा भाग जो हमारा है वो कौन सा है? हमारा क्षुद्रांत। ये कुछ इस प्रकार की नलिका होती है और ये बहुत लंबी होती है। अब ये कितनी लंबी होती है? लगभग 6 मीटर। अब 6 मीटर यहाँ पे मैं बना के नहीं दिखा सकती थी, लेकिन आपको याद रखना है कि आपका जो क्षुद्रांत होता है वो कितनी लंबी होती है? 6 मीटर लंबी होती है। ये मुड़ी नली होती है, मतलब ये मुड़ी मुड़ी आती है, कुछ इस तरह से घूमती हुई आती है। और कितनी लंबी होती है? 6 मीटर लंबी होती है। दोबारा से देखिए, हमारा जो क्षुद्रांत होता है, जो क्षुद्रांत होता है यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। यानी कि अमाशय में जाने के बाद खाना कहाँ पे जाता है? वो जाता है हमारे क्षुद्रांत में, जो कि 6 मीटर लंबी एक नली होती है। यह मुड़ी नली है, यानी कि ये एक मुड़ी हुई नली होती है। इससे जो अगला हमारा भाग है वो है हमारा बृहदांत्र। ये क्षुद्रांत से मोटी और चौड़ी होती है। दैट्स मीन हमारा जो ये बृहदांत्र है, जो आप ये संरचना देख रहे हैं मोटी सी, ये मोटी है। और हमारे जो क्षुद्रांत्र था उससे क्या है? एक मतलब लंबी तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ चौड़ी जरूर है, मोटी जरूर है। तो ये हमारी क्या होती है? एक मोटी सी होती है। किससे मोटी होती है? हमारी क्षुद्रांत से मोटी होती है। मोटी होती है और चौड़ी होती है, लगभग 1.5 मीटर की। आप अगर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो याद रखिए, आपका जो क्षुद्रांत होता है वो 6 मीटर लंबा होता है, और आपका जो ये बृहदांत्र होता है वो कितना मीटर लंबा होता है? 1.5। परंतु ये क्षुद्रांत से चौड़ा और मोटा होता है। आपको ये अच्छे से याद रखना है। हमारा जो अगला पॉइंट है वो है हमारा गुदा। देखिए यह बृहदांत्र का अंतिम भाग है। बृहदांत्र कौन सा है आपका? ये इसका अंतिम भाग यहाँ से होते हुए क्या आता है? आपका गुदा द्वार। तो ये आपके बृहदांत्र का अंतिम भाग है, जहां मल इकट्ठा होता है। मल इकट्ठा होता है। देखिए हमने जो खाना खाया है, हमने मुख गुहा से जो भोजन ग्रहण किया है, वो ग्रसिका से होते हुए कहाँ जाता है? हमारे अमाशय में। अमाशय में जाने के बाद वो कहाँ जाता है? क्षुद्रांत्र में। फिर उसके बाद वो कहाँ से होते हुए? बृहदांत्र से होते हुए मल द्वार से बाहर निकल जाता है। परंतु ये मल द्वार से जो निकल रहा है वो किस प्रकार का भोजन है? क्या भोजन खाते ही वो भोजन सीधा हमारा बाहर जा रहा है? जी नहीं। आप पहले भोजन करते हैं, हम पहले भोजन करते हैं, फिर उसके बाद भोजन में जितने भी पोषक तत्व हमारे होते हैं, शरीर उस भोजन में से सारे विटामिन, प्रोटीन, पोषक तत्व, पोषण की जितनी भी चीजें हैं वो सारी शरीर के लिए बचा के रख लेता है, और जो भी हमारा अपशिष्ट पदार्थ है उसको बाहर निकाल देता है। बाहर वो किस द्वार से निकालता है? मल द्वार से निकालता है। इसी प्रकार मल द्वार मतलब मलाशय। मलाशय, सबसे पहले मैं इस वर्ड का मतलब आपको समझाती हूँ। मलाशय क्या होता है? मलाशय वो अपशिष्ट पदार्थ है, वो चीज जो हमारे शरीर में हमें जिसकी आवश्यकता नहीं है। यानी कि सोचिए कि हमने खाना खाया, जो भी हमें पोषक तत्व, प्रोटीन, विटामिन जो भी हमारे शरीर को चाहिए था वो सारा ले लिया, और फिर हमें जो बाहर निकालना है वो मलाशय उस छिद्र द्वारा बाहर निकल जाता है। यानी कि मल द्वार क्या हुआ? जो हमारा क्या निकल जाएगा? बाहर निकल जाएगा। इसका खुलना व बंद होना गुदा अवरोधनी द्वारा नियंत्रित होता है। गुदा अवरोधनी एक प्रकार का भाग होता है, हमारा अंग है, जो हमारे किस में पाया जाता है? गुदा द्वार में पाया जाता है। जो क्या करता है? गुदा कब खुले, मलाशय का जो द्वार है वो कब खुलेगा, कब नहीं खुलेगा, वो सारा कौन अवरोध करता है? हमारा गुदा अवरोधनी उसका नियंत्रित करती है। तो ये सारा का सारा हमारा जो भी मनुष्य की आहार नाल से संबंधित था वो हम कर चुके हैं। एक बार से हम इसको चित्र के द्वारा भी समझ लेते हैं ताकि भूले ना। देखिए सबसे पहले हम जो खाना खाते हैं, जो भोजन ग्रहण करते हैं, वो करते हैं हम हमारी मुख गुहा से।
मुख गुहा से हम खाने को लेते हैं, जिसमें लार होती है, लार ग्रंथि उसमें से लार निकालती है, भोजन में मिलाती है। फिर उसके बाद हमारा जो अगला स्टेप है वो है हमारा ग्रसिका। ग्रसिका में एक नली होती है लंबी, जिसमें से खाना होते हुए कहाँ तक जाता है, अमाशय तक जाता है। हमारी ग्रसिका एक नली होती है जो मुख गुहा और अमाशय को आपस में जोड़ती है। इससे होते हुए अमाशय के बाद हमारी जो ग्रसिका, हमारा अमाशय आता है, जहाँ पे खाना क्या रहता है, इकट्ठा होता है। ये एक जे आकृति की संरचना होती है, थैली जैसी। फिर उसके बाद हमारा शुद्रांत्र आता है। शुद्रांत्र क्या होता है, ये 6 मीटर लंबी एक लंबी सी नली होती है, जिसमें खाना एकत्रित होता है। फिर उसके बाद आपका बृहदांत्र आता है। बृहदांत्र क्या होती है, ये शुद्रांत्र से मोटी और चौड़ी होती है और इसकी लंबाई 1.5 मीटर होती है। फिर उसके बाद हमारा क्या आता है, उसके बाद हमारा गुदा आता है। गुदा हमारा वो हिस्सा होता है, देखिए, जहाँ पे आपका अंतिम भाग होता है, जहाँ मल क्या हो जाता है, जो भी आपका अपशिष्ट पदार्थ होगा जो शरीर को नहीं चाहिए, जिसका इस्तेमाल उपयोग अब नहीं होना है, वो जाके कहाँ हो जाता है, गुदा में इकट्ठा हो जाता है और फिर मल द्वार द्वारा बाहर कर दिया जाता है। ये सारा का सारा हमारी संरचना थी, ये हमारे सारे भाग हो गए। ये पेपर में कम से कम नहीं तो आपका 5 नंबर में आराम से पूछ लिया जाता है, और अगर आपसे 2 या 1 नंबर में पूछा जाएगा तो इनकी डेफिनेशंस पूछी जा सकती है। तो प्लीज आप इनको अच्छे से समझिएगा, अच्छे से करिएगा। डायग्राम बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि कई बार 3 मार्क्स में आपका ये सिर्फ डायग्राम बनाने के लिए दे देते हैं, चित्र की संरचना करने के लिए दे देते हैं। तो प्लीज आप इसको अच्छे से करने की कोशिश कीजिएगा, देखिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि ये आपको समझ में आया या नहीं। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।